नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने पुराने वीडियोस के अंदर कभी ईरान युद्ध के ऊपर बात की, तो कभी हमने आतंकवाद के ऊपर बात की, लेकिन आज मैं कुछ अलग बात करना आपसे चाहता हूं, जो कि शायद जनरली फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक्स ऐसे विषयों पर बात करते नहीं हैं। आज हम जो बात करेंगे वो भारत के कुछ अंदरूनी जो चीजें हैं, जहां पर सुधार की आवश्यकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि हम जब भी किसी कंट्री का कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर देखते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ उसकी फौजी ताकत की बात नहीं होती है, उसके अंदर उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, उसकी टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ, उसकी गवर्नेंस, उसके ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी, उसके सिटीजन्स और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस हैं, जो ट्रस्ट हैं, उनकी क्वालिटी, उन सभी को देखा जाता है। और यही सब बातें किसी एक राष्ट्र को विश्व के अंदर एक लीडर के रूप में प्रेजेंट करती है। इसीलिए मुझे शायद लगा ऐसा कि मुझे इन विषयों पर बात करनी चाहिए, क्योंकि एज ए थिंक टैंक मेरा काम सिर्फ जो है रूखी, ड्राई, बोरिंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाना और उनको आपसे और उस एनालिसिस को सरकार से साझा करना नहीं है। मेरा शायद ये भी दायित्व है कि मैं कुछ ऐसे मुद्दे छेड़ूं जो आपको सोचने पर विवश करें, विचार करने पर, मंथन करने पर विवश करें कि भारत को आखिर में क्या जरूरत है, हमारे मूल मुद्दे क्या हैं। हम शुरुआत करेंगे हमारे भारत के एक नॉर्थ के एक छोटे से नेबरिंग कंट्री से। नेपाल में अभी हाल फिलहाल के अंदर इलेक्शंस हुए और वहां पर कैबिनेट बनी। कैबिनेट को लीड कर रहे हैं बालेन शाह। बालेन शाह जो है वैसे एक रैपर के रूप में जाने चाहते हैं, मगर वो बाय ट्रेनिंग एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। उनकी एक और मंत्री हैं डॉक्टर स्वर्णिम वागले, वो फाइनेंस का पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं। वो हैं पीएचडी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। मास्टर्स किया उन्होंने हार्वर्ड से और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी अपनी पढ़ाई की थी। और इससे पहले वो यूएनडीपी के एडवाइजर भी रह चुके हैं, यानी कि उन्हें अपने फील्ड का, अपना जो उनका जो एरिया है इकोनॉमिक्स का, ट्रेड का, फाइनेंस का, उसका भरपूर अनुभव है। और आई थिंक जो छात्र आंदोलन जो हुआ था उसके अंदर भी उनका एक इंपॉर्टेंट रोल था। तीसरे हैं डॉक्टर बिक्रम तिमिल सिन्हा, जो कि कम्युनिकेशंस मिनिस्टर हैं। वो भी पीएचडी हैं ग्रिफिथ्स यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से और मास्टर्स हैं क्वींसलैंड से। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके शिशिर कमल, वो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन अमेरिका से मास्टर्स हैं। डॉक्टर दीपक कुमार साहा एक अन्य मंत्री हैं, वो भी पीएचडी और मास्टर्स हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और तो और उनके मंत्रिमंडल में लगभग लगभग 2/3 लोग 40 की उम्र से नीचे के हैं। और सबसे जो बुजुर्ग मंत्री उनके जो हैं वो हैं 51 ईयर्स के। अब आ जाते हैं हम भारत की तरफ। भारत के अंदर आप देखेंगे तो जो 18th लोकसभा इलेक्शंस जो हुए थे 2024 के अंदर, उसमें 543 मेंबर्स में से 251 मेंबर्स, यानी कि लगभग लगभग 46%, उनके ऊपर डिक्लेयर्ड जाहिरा तौर पर क्रिमिनल केसेस हैं। ये आंकड़ा 2019 में 43% था, यानी कि 43%, जो अब बढ़ के 46% हो चुका है। रिकॉर्ड हाई है ये। 170 एमपीज के ऊपर तो सीरियस चार्जेस हैं, मर्डर के, किडनैपिंग के, रेप के। और ऐसा नहीं है कि इस तरह के गुंडे तत्व सिर्फ एक ही पार्टी में हो, ये सभी पार्टीज में आपको मिल जाएंगे, रूलिंग पार्टी के अंदर, ऑपोजिशन पार्टी के अंदर, सभी जगह ये लोग हैं। अब देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि नेपाल जैसा छोटा सा कंट्री, जिसके प्रति जनरली भारत का रवैया और हमारे जो सीनियर जो ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल एलिट्स हैं, और इसमें भी आप गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर, मैं बात कर रहा हूं कि ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप का रवैया बहुत ही एक बुली करने वाला रहा है। उनको एक तरह से कहते हैं हीन भावना के साथ उनको छोटा ट्रीट किया जाता है, बुलिंग नेचर रहा। उस कंट्री के अंदर भी एक जन आंदोलन होता है और वहां की जेनजी जो है, वहां के पॉलिटिकल एलिट्स को, ब्यूरोक्रेटिक एलिट्स को, जो डीपली एंट्रेंच करप्शन था, एरोगेंस थी, एलिटिज्म थी, ऐसी व्यवस्था को ध्वस्त करके, नष्ट करके क्रांति कर देते हैं और एक नई व्यवस्था लेकर के आते हैं। हालांकि हमारे देश में कई लोग जो हैं अभी एक जनरली ऐसा मत व्यक्त कर रहे हैं जो कि ये जो नेपाल में हुआ है उसके पीछे विदेशी एजेंसियों का हाथ है और उसका एकमात्र उद्देश्य भारत को कमजोर करना है। अब देखिए, इसके बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये भी एक किस्म का बुलिंग एटीट्यूड है और कहीं ना कहीं एक बहुत ही अज्ञानता से, इग्नोरेंस से और एक फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड जो होता है ना, अहंकार और अंधभक्ति के एटीट्यूड से ये चीजें आती हैं।
और उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि देखिए, अब जब इस तरह की बड़ी घटनाएं होती हैं, पब्लिक मूवमेंट्स होते हैं, उसके अंदर कई तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं। जमीनी तौर पर एक ग्रासरूट्स का मूवमेंट होता है, लेकिन फॉरेन एजेंसीज का भी उसमें एक इंटरेस्ट होता है, रोल होता है। और ये आज पहली बार नहीं है। अब रशियन रेवोल्यूशन चेक करें, उसके अंदर भी सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज के स्पाइज एक्टिव थे। उसके अन्यत्र भी जहां जहां देशों में क्रांतियां हुई हैं, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे वो चिली हो, सब जगह एक्सटर्नल एंटिटीज का, एजेंसीज का एक इन्वॉल्वमेंट रहा है, और वो होता है। भूटान में, सिक्किम में, जहां पर जैसे भी जहां जहां पर इस तरह के परिवर्तन आए, वहां पर इस तरह का इन्वॉल्वमेंट रहा। लेकिन ये बात जो है यहां पर इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं, उसके लिहाज से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, होता है, मान लिया इन्वॉल्वमेंट, लेकिन यहां पर सीखने की बात यह है कि एक जेन्युइन क्रांति नेपाल के अंदर हुई है, जिसको यंगस्टर्स ने लीड किया है, वहां की जेन जी ने। और वो सारे वो लोग हैं जो आम जनता में से उठ करके आते हैं, मिडिल क्लास में से उठ करके आते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। और वो लोग, उन्होंने, उनका जो एक्सपोजर है वो इस तरह का रहा है कि उन्होंने बाहर की दुनिया को भी देखा, इंटरनेशनली, पश्चिमी जगत में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सरकारें कैसे चलती हैं, सरकार के नुमाइंदे जनता को कैसे ट्रीट करते हैं, उन सब चीजों को देखा। और उसके बाद अपने देश में जो एक घृणित व्यवस्था उनके वहां जो चल रही थी, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल करप्शन था, एलिटिज्म था, एरोगेंस था, उसके प्रति उन्होंने अपना रोष जाहिर किया और ये क्रांति उत्पन्न की। आई थिंक हमें इस जेन जी की बड़ी प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने जो किया वो वाकई में एक आइडियल एग्जाम्पल सेट करता है। उनकी आप कैबिनेट देखें, हर व्यक्ति को वही पोर्टफोलियो दिया गया है जो वो डिजर्व करता है। जो फाइनेंस में काम कर रहा है वो व्यक्ति वो है जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फाइनेंस की है और जिसका एक्सपीरियंस फाइनेंस का रहा है। जो फॉरेन अफेयर्स डील कर रहा है वो व्यक्ति वो है जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस फॉरेन अफेयर्स का रहा है। जो व्यक्ति चाइल्ड डेवलपमेंट को डील कर रहा है, वुमेन डेवलपमेंट को डील कर रहा है, वो व्यक्ति वो है जिसका एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डेवलपमेंट स्टडीज का रहा है। अब आप इसको सीधा कंपेयर कर सकते हैं हमारे भारत से। मैं किसी व्यक्ति का, किसी मंत्री का विशेष रूप से मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप हमारे यहाँ पर जो फाइनेंस वगैरह को जो हैंडल कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस देख लीजिए। क्या नेपाल में जो है उनके मुकाबले वो कहाँ ठहरते हैं। और उसके अतिरिक्त जो है हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जो लोग हैं आधे से मतलब कई जो मंत्री हैं जिनको आप देखेंगे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड या डेमोक्रेटिकली रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। वो जनरली आपको वो लोग मिलेंगे जो प्योरली ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड के हैं और उन्होंने अपने जीवन के 30 साल 35 साल पिछली सरकारों में सेवा दी है, किसी और विचारधारा के थे, और उनके साथ एक अपॉर्चुनिज्म का भी एक टैग था। तो कहीं ना कहीं वो उन्हीं को वापस मंत्री बना के रख दिया गया है, जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है। और आप एक तरह से एलिटिज्म को, एरोगेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। तो ये चीज हमें क्या सिखाती है? ये चीज हमें, हम किस दिशा में जा रहे हैं? हमारे मिनिस्टर्स इतने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले, एमपीज क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले, करप्शन की आप हालतें देखें तो स्टेट्स में हो चाहे सेंटर में हो, और हर लेवल के ऊपर ब्यूरोक्रेटिक करप्शन, आपका जो है ना पॉलिटिकल करप्शन, उसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करना शुरू करें तो बहुत सी बातें की जा सकती हैं। लेकिन वो शायद बात यह कि एक इस वार्तालाप की मर्यादा को देखते हुए मैं किसी व्यक्तिगत उसमें जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि अगर हम भारत को एक वर्ल्ड लीडर की पोजीशन में लेके जाना चाहेंगे, अगर आप भारत को उस स्थिति में देखते हैं जहां पर चीन खड़ा है या जहां पर अमेरिका खड़ा है, वो छोड़िए चीन या अमेरिका, जहां पर सिंगापुर या जो साउथ एशियन टाइगर्स हैं, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह, उस लीग में भी अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार हमें अंदर झांक करके देखने की जरूरत है कि क्या हमारे पास उस किस्म का यूथ है जो उतना डायनामिक हो, उतना मोटिवेटेड हो। हमने अभी नेपाल की जेन-जी की बात की, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे भारत की जेन-जी का देना चाहूंगा। नेपाल के अंदर जेन-जी ने क्रांति करके एक भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ फेंका। ईरान के अंदर भी हमने देखा था कि वहां पर यंग लड़कियों ने, बच्चों ने जो है सरकार के अंदर एक आताई रेजिम के अगेंस्ट एक रिवोल्ट किया था। इजराइल के अंदर हम देखते हैं कि यंग बच्चे, 10वीं 12वीं कक्षा के छोटे बच्चे वर्दी पहन के, यूनिफॉर्म पहन करके देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, मिलिट्री ड्यूटीज करते हैं। लेकिन आप हमारे यहाँ की जेन-जी को देखें, उन्हें इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, रील्स, नाचने गाने, शादियां और शादियों के अंदर की रील्स, और जो है
सरकारी नौकरियों के लिए अपना पूरा जिंदगी वेस्ट करने के सिवा फुर्सत ही नहीं। अक्सर मैंने देखा है कि भारत का यंगस्टर जो है से अपनी जिंदगी के यूथ के एक अमूल्य वर्ष जो है, बहुत लंबे वर्ष कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के अंदर बिताता है, तमाम तरह के अंधविश्वास ज्योतिषियों में पड़ता है और उसके बाद जब बड़ी मुश्किल से वो उन पदों को प्राप्त करता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ करप्शन से पैसा कमाना या फिर जो है उन पदों को बचा करके रखना रह जाता है। उसके अंदर वो स्पाइन खत्म हो जाती है। ऐसी जेनजी जो है, जो कि आत्मा से एक तरह से मृत हो चुकी है, वो किसी भी देश को, सभ्यता को आगे लेकर के नहीं जा सकती। और ये प्रश्न अब करना जरूरी है क्योंकि हम पिछले कई सालों से ये क्लेम कर रहे हैं कि हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट हैं और हमारा सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम है और हमें जो है पश्चिमी डेफिनेशंस को, पश्चिमी नॉर्म्स को और इंस्टीट्यूशंस को बदल करके एक नए विश्व की स्थापना करनी होगी जिसके अंदर भारत एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। अरे भाई, अग्रणी भूमिका निभाएं, लेकिन क्या आपके पास वो व्यवस्थाएं, वो इंस्टीट्यूशंस और क्या वो कल्चर और क्या वो प्रोग्रेस है कि आप निभा सकें? आप अपनी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के हाल देखें। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के अंदर जो स्टेम कैटेगरी में आती है, भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारी आईआईटी शायद एक है बॉम्बे, वो 122 पोजीशन पर आती है। उसके अलावा दूसरे सेगमेंट्स में आप जाकर के देखें तो यूनिवर्सिटीज जो ग्लोबल रैंकिंग है उसमें बहुत नीचे आती हैं। इस देश के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का, लेकिन वहां पर हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं आप जाकर के देखें। छोटी शहरों के अंदर, चाहे झांसी जाए, उदयपुर जाए, छोटे छोटे हजारों शहर है, वहां पर जाए, वहां की यूनिवर्सिटीज के अंदर अलावा पॉलिटिकल इलेक्शंस और बहुत ही गंदी राजनीति, छात्र राजनीति, जो वहां के जो प्रोफेसर्स हैं, वहां के जो एकेडमिक्स हैं, उन्हें राजनीतिज्ञों की चमचागिरी करने और कुछ पद प्राप्त करने के सिवा उनका कोई मोटिवेशन नहीं है। उनके कोई पेपर्स नहीं है, कोई किताबें नहीं है। स्टूडेंट्स के अंदर अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का आप एक जो कहते हैं ना जाकर के इंटेलेक्चुअल कैलिबर चेक करेंगे तो शायद आपको चाइना के अंदर 5वीं या 6ठी का बच्चा भी जो है यहाँ के मास्टर से ज्यादा काबिल या ज्यादा इंटेलिजेंट नजर आएगा। वो लोग कैलकुलस पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं? पूरा एजुकेशन सिस्टम रोट लर्निंग पर बेस्ड है और सरकारी, और आपको तैयार करता है कि आप बस सरकारी नौकरियों के लिए जो है अपनी जान खपा दें और जब वो प्राप्त हो जाए तो उसको पूरी एक शेमलेस एरोगेंस के साथ उसकी नुमाइश करें। और ऐसी चीजें यूथ को इंप्रेस भी करती हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि कई सारे यंग सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी शादियों के वीडियो इतने वायरल हो रहे हैं और यंगस्टर्स जो है पागल होकर के उसके पीछे और उसी को आइडियल बना करके देख रहे हैं। क्या देश इनसे बनता है? देश बनता है आपके वैज्ञानिकों से, साइंटिस्ट से, इंजीनियर से, लेखकों से, विचारकों से, इकोनॉमिस्ट से। क्या उस दिशा में कोई जाना चाहता है? मैं इसी बात के साथ जो है एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जाना चाहूंगा कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वर्ल्ड लीडरशिप की बात करते हैं, लेकिन क्या हम लोग जो है, एक तो सबसे पहली बात हमारे अपने चरित्र से ही बात करते हैं हम लोग, हमारे जो कहते हैं ना एक एवरेज यूथ का, क्या हमारे अंदर वो ईमानदारी है कि हम देश के लिए अच्छे शिक्षक बन सकें, अच्छे टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स बन सकें, वो बन सकें? क्या हम लोग उसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास वो इंस्टीट्यूशंस हैं? दूसरा प्रश्न जो है हमारे देश के पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक एलिट से, उन्होंने जो है आउटसाइड टैलेंट के लिए रास्ता बिल्कुल ब्लॉक करके रख दिया है, कंप्लीटली ब्लॉक करके रख दिया है कि जिसमें आप लेटरल एंट्री से एक्सपर्ट्स को हायर ही नहीं कर सकते। और आपके बेहतरीन से बेहतरीन एक्सपर्ट अभी जो नेपाल में जिस तरह के कैबिनेट मेंबर्स आए हैं, ऐसा नहीं है कि भारत के पास ऐसे लोग नहीं हैं। भारतीय लोग विदेशों में, अमेरिका में, यूरोप में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन वो बाहर जाने को मजबूर हैं, बाहर काम करने को मजबूर हैं क्योंकि यहां पर उनके लिए कोई एवेन्यूज नहीं है, उनके पास करने को कुछ है नहीं यहां पर। और ये डेलिबरेट है। जो सिस्टम के अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक एलिट्स बैठे हैं, जो एक खास तौर के एक टिपिकल, एक बहुत ही आउटडेटेड एग्जाम के थ्रू आते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह का टैलेंट आए और उनकी मोनोपोली को खत्म करे। जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, जो इलिटरेट पॉलिटिशियंस हैं, वो जनता को जाति, रिजर्वेशन, धर्म, इन्हीं छोटी छोटी चीजों में उलझा करके रखना चाहेंगे और खुद अपने जो है ना अपने भंडार करप्शन से भर करके इस देश का सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। इन सब चीजों के बूते भारत आगे नहीं बढ़ सकता। कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए कि नेपाल जैसे छोटे छोटे स्टेट भी जो है अपने आप को बदलने को तैयार हैं और अब शायद समय आ गया कि भारत भी इन विषयों पर गंभीर रूप से विचार करे और बदले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।